हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारा सेशन नंबर 36। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूं क्वेश्चन 35 के। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष राष्ट्रीय जलीय पशु के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? तो 2009 में इसको मान्यता प्रदान की गई थी। गंगा नदी डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो प्लेटानिस्टा गंगेटिका इसका वैज्ञानिक नाम है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन की शुरुआत 2020 में की गई थी। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत में कहाँ कहाँ पर 4 मठों की स्थापना की थी? तो ये जगह है श्रृंगेरी, पुरी, बद्रीनाथ और द्वारिका। भारतीय फ्लैप शेल कछुए का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका नाम है लिस्सेमिस पर्णकटारा। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? 23 मई को यह मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में प्रदान की जाने वाली राशि कितनी होती है? तो यह 25 लाख की राशि यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है। इसके बाद 36 में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो रहेगा दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का वीपो से क्या संबंध है, ये जानेंगे। काहो गांव अरुणाचल प्रदेश में है, ये क्यों न्यूज़ में है, ये भी जानेंगे। देवी अन्नपूर्णा की मूर्ति और एएसआई का क्या संबंध है, ये भी जानेंगे। और स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम क्या है, इन 4 टॉपिक के ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक है वह बौद्धिक संपदा के रूप में दार्जिलिंग टॉय ट्रेन का लोगो। तो भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित टॉय ट्रेन के लोगों को अपनी बौद्धिक संपदा के रूप में पंजीकृत करा लिया है। यह पंजीकरण की एक प्रक्रिया होती है जिसके तहत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के समक्ष अपनी यहाँ पर रिपोर्ट देनी होती है। तो उसके तहत यहाँ पर प्रति दावे को दर्ज करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित है यहाँ पर, जिसके बाद भारत सरकार के दावे को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। तो आप ये जो लोगो देख रहे हैं, इसी लोगो के लिए यहाँ पर ये दावा किया गया है कि इसको एक वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाया जाए। ऐसा क्यों किया गया है? तो दुनिया में कहीं भी इस लोगों का उपयोग करने के लिए अब भारत से लिखित अनुमति और शुल्क भुगतान करनी पड़ेगी किसी भी संस्था को। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के 2 लोगो हैं, दोनों को पेटेंट कराया जा चुका है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक के साथ लोगों को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया अगस्त 2021 में शुरू की गई थी। इसके बाद इसे WIPO को भेजा गया था। दोनों लोगो 1 सदी से अधिक पुराने हैं और विश्व विरासत सर्किट के तहत लोकप्रिय हैं। ये जो आप स्क्रीन पर 2 लोगो देख रहे हैं, ये 2 लोगो जो हैं 1 सदी मतलब 100 वर्ष पुराना है। इसी को यहाँ पर पेटेंट कराने के लिए यहाँ पर कार्यक्रम चलाया गया है। यूरोप, UK और अमेरिका में विभिन्न वाणिज्यिक संगठनों द्वारा व्यापारिक वस्तुओं और संचार सामग्री पर उनका अव्यवस्थित ढंग से उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अतीत में संचार और व्यापारिक वस्तुओं पर इसका इस्तेमाल किया है खुद के फ़ायदे के लिए भी। अगर इसके महत्व की बात करें तो इससे दार्जिलिंग टॉय ट्रेन के आयरन शेरपा ब्लू स्टीम लोकोमोटिव को स्विट्जरलैंड में प्रसिद्ध ट्रांसपाइन रैटियन रेलवे के समान दर्जा प्राप्त होगा और दुनिया भर में इसके मान्यता और प्रमुखता को बढ़ावा देने की भी इसकी संभावना बढ़ जाएगी। अगर हम बात करें यहाँ पर दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे की, तो DHR का निर्माण ब्रिटिश काल में लगभग 1879 और 1881 के बीच में किया गया था। यह पश्चिम बंगाल में हिमालयन की तलहटी में स्थित है। यह पहाड़ी रेलवे का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। इसका डिज़ाइन पहाड़ी इलाके में एक प्रभावी रेल लिंक को स्थापित करने की समस्या के लिए साहसिक और सरल इंजीनियरिंग का समाधान लागू करता है। इसे वर्ष 1999 में यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन के तहत विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अन्य पर्वतीय रेलवे जिन्हें विश्व धरोहर घोषित किया जा चुका है उसमें से नीलगिरी पर्वतीय रेलवे है जो कि तमिलनाडु दक्षिण भारत में स्थित है और यह नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। इसको भी 2005 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। तीसरा है यहाँ पर कालका शिमला रेलवे जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, उत्तर पश्चिम भारत में। 2008 में इसको हिमालय की तलहटी में स्थित है, इसको यहाँ पर विश्व विरासत की सूची में शामिल किया गया। अगर हम यहाँ पर बात करें WIPO के वियना वर्गीकरण की, तो वियना वर्गीकरण VCL एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण प्रणाली है जिसे वर्ष 1973 में वियना समझौता के द्वारा स्थापित किया गया था, जो मार्क के अलंकारिक तत्वों का एक अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण स्थापित करता है और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित करता है। WIPO संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। इसमें एक पदानुक्रमित प्रणाली होती है जो सामान्य से विशेष तक आगे बढ़ती रहती है, जो अंकों के अलंकारिक तत्वों को उनके आकार के आधार पर श्रेणियों, विभागों और वर्गों में वर्गीकृत करती है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है काहो गांव अरुणाचल प्रदेश में है, जो कि
अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश में स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में चीन के साथ सीमा साझा करने वाले गांव हैं, इसका नाम है काहो का वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री बनाने की योजना बना रही है। तो ये चर्चा में आ गया है। ये चर्चा में क्यों आया है? तो इस वजह से आया है। अब इस गाँव की विशेषता क्या है? तो काहो गाँव अंजा जिले में चीन की सीमा से लगा पहला गाँव है। अंजा अरुणाचल प्रदेश के 11 जिलों में से एक है जो चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार काहो में केवल 65 निवासी हैं और यहाँ की साक्षरता लगभग 64.15% है। इस गांव और यहाँ मौजूद मेयर जनजाति के स्थानीय लोगों पर यह डॉक्यूमेंट्री बनाई जाएगी। मेयर एक छोटी जनजाति है जो जिले के किबीथू और वालांग सर्कल में रहती है। मेयर की मिशमी की तरह एक एनिमिस्ट यानी जीववादी हैं, लेकिन उन्होंने भी महायान बौद्ध धर्म को अपनाया है। अरुणाचल प्रदेश की यदि हम अन्य जनजातियों की बात करें तो अबोर, अका, अपतानी, डफला, गैलोंग, खम्पति, खोवा, मिशमी, मोनपा, मोम्बा, नगा जनजाति, शेर डुकपेन, शिंगफो ये जनजाति यहाँ पर निवास करती है। काहो लोहित नदी द्वारा विभाजित किबीथू ब्लॉक के साथ 7 गांवों में से एक है जिसने वर्ष 1962 में चीन के हमले का सामना किया था। इसके लोगों ने भारतीय सैनिकों की सहायता की थी जिनकी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत कम थी। तो ये सारी विशेषताओं के कारण इस गांव पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ पर यदि हम बात करें यहाँ पर लोहित नदी की तो यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर जो कि झील तिब्बत में स्थित है के पास से कैलाश रेंज से चेमा योंगडोंग ग्लेशियर के से सियांग या दिहांग के पास से निकलती है और यह अरुणाचल प्रदेश में सादिया शहर के पश्चिम में भारत में प्रवेश करती है। यह पूर्वी तिब्बत के जायल चू रेंज से निकलती है और असम के मैदानी इलाकों में पहुंचने के से पहले अरुणाचल प्रदेश के लगभग 200 किलोमीटर का रास्ता तय करके ये आती है। यहाँ पर जो अगला टॉपिक है वो है देवी अन्नपूर्णा की प्राचीन मूर्ति। हाल ही में कनाडा में एक सदी से अधिक समय के बाद देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति को भारत में लाया गया है। तो यह मूर्ति भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त की गई है। इसे इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ में स्थापित किया जाएगा। इस मूर्ति को 1913 में लगभग देश के बाहर तस्करों के द्वारा लेके जाया गया था। अगर हम बात करें यहाँ पर इस मूर्ति के बारे में तो देवी अन्नपूर्णा यह अन्न की देवी हैं। इन्हें पार्वती की अभिव्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है। मूर्ति के एक हाथ में एक कटोरी है जिसमें खीर भरी हुई और दूसरे हाथ में एक चम्मच उपस्थित है। बनारस शैली में यह मूर्ति निर्मित है। तो बनारस शैली की अगर हम बात करें तो बनारस शैली में उकेरी गई 18वीं सदी की मूर्ति कनाडा के रेंजीना विश्वविद्यालय में मैकेंजी आर्ट गैलरी में रखा गया था। वाराणसी जिसे बनारस कहा जाता है, काशी कहा जाता है, काशी भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध एवं पवित्र शहर है। यहीं से प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। वाराणसी की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान करती है। काशी विश्वनाथ मंदिर यह भगवान शिव को समर्पित सबसे प्राचीन हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें शिव मंदिरों में से पवित्र मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण वर्ष 1780 में मराठा साम्राज्य के दौरान इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर के द्वारा किया गया था। यहाँ पर अगर हम बात करें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पुरातात्विक अनुसंधान और राष्ट्र की संस्कृति विरासत के संरक्षण के लिए एक प्रमुख संगठन है। यह 3650 से अधिक प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का प्रबंधन करता है। इसकी गतिविधियों में पुरातात्विक अवशेषों का सर्वेक्षण, पुरातात्विक स्थलों की खोज और उत्खनन करना है। संरक्षित स्मारकों का संरक्षण और रखरखाव भी इसके कार्यों में शामिल है। इसकी स्थापना वर्ष 1861 में इसके पहले महानिदेशक अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व के पिता के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के तहत कार्य करती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्वर्ण जयंती के समय अपना फेलोशिप के लिए 17 वैज्ञानिकों का चयन किया है। तो यह क्या है, किस प्रकार से ये प्रोग्राम रन किया जा रहा है? तो इन वैज्ञानिकों को यहाँ पर अभिनव अनुसंधान, विचारों और विभिन्न विषयों में अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव पैदा करने की क्षमता के लिए यह सम्मानित किया जाता है।
भारत की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष 1997 के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। इसकी स्थापना की गई थी। यह एक प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले चयनित युवा वैज्ञानिकों को विशेष सहायता प्रदान करता है ताकि वे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी क्षेत्रों में बुनियादी अनुसंधान को आगे बढ़ा सके। इस पुरस्कार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 5 साल की अवधि के लिए 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के अनुसंधान अनुदान के साथ मूल संस्थान से प्राप्त वेतन के अलावा 25,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप प्रदान की जाती है। फेलोशिप के अलावा उपकरण, कंप्यूटेशन सुविधाएं और उपभोग्य सामग्रियों, आकस्मिकताओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा तथा अन्य विशेष आवश्यकताओं यदि कोई हो के लिए यहाँ पर अनुदान के आधार पर कवर किया जाता है। यह फेलोशिप चयनात्मक रूप से संस्थान विशिष्ट के बजाय वैज्ञानिक विशिष्ट है और अकादमिक की निगरानी में रहता है। पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों को अनुसंधान योजना में अनुमोदित व्यय के संदर्भ में स्वतंत्रता और लचीलेपन के साथ स्वतंत्र अनुसंधान की अनुमति प्रदान की जाती है। परियोजना में नवीन अनुसंधान विचार शामिल होने चाहिए। इनमें अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव डालने की क्षमता होनी चाहिए। चयनित अध्येताओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड SERB के मानदंडों के आधार पर वित्त पोषित प्रदान किया जाता है। SERB विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक वैज्ञानिक निकाय है जिसे वर्ष 2009 में भारत की संसद के द्वारा अधिनियम बना करके इसे स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने जो 4 टॉपिक डिस्कस किए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोगों से पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि यदि आप लोगों ने इस पूरे सेशंस को ध्यानपूर्वक सुना है तो उन सभी के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे पाएंगे। तो पहला सवाल है यहाँ पर, भारत में किसी उत्पाद को पेटेंट कराने के लिए किस मंत्रालय के पास आवेदन करना होता है? दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? WIPO की स्थापना किस वर्ष की गई थी? WIPO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश के कितने जिले चीन के साथ सीमा साझा करते हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? इन 6 सवालों के जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो यदि आप लोगों को फ़ायदेमंद साबित होता है तो इसे आप खुद देखिए, बार बार देखिए, याद रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।